प्रिय छात्रों, हम आपके लिए सिर्फ इन 2 वीडियो में संपूर्ण फिजिक्स लेकर के आए हैं। अगर आपने हमारे सभी वीडियो नहीं देखे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप इन्हीं 2 वीडियो को देख करके अपनी फिजिक्स बहुत अच्छी कर सकते हैं और परीक्षा में आपसे क्वेश्चन के आंसर जरूर बनेंगे। आपका पहला प्रश्न है, कार का मात्रक है। कार का मात्रक बच्चों जूल होता है। इसके अलावा जूल जो है बच्चों ऊष्मा का भी मात्रक है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का मात्रक है जूल, तो जूल किस किस का मात्रक होगा? कार्य का और ऊष्मा का। अब प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है बच्चों दूरी की इकाई, माने प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। और आप सभी जानते हैं, आप जो खाना खाते हैं तो हमको कितना भोजन खाना चाहिए कि हमारी जो 4000 कैलोरी की आवश्यकता है, 3800 कैलोरी की आवश्यकता है, वो पूरी हो जाए। आप देखते हैं कई भोज्य पदार्थ होते हैं, चाहे बिस्किट का पैकेट हो, उसमें आप देख सकते हैं उसमें लिखा रहता है कि इस बिस्किट को खाने से, इस पैकेट को खाने से आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक डिब्बे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी में 8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किसी में 100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। जिस भोजन को हम खा रहे हैं उसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें कैलोरी के अंक भी आपको ज़्यादा लिखे हुए मिलेंगे। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। डेसिबल बच्चों वातावरण में ध्वनि मापने की इकाई है। डेसिबल से पता लगता है कि कितना तेज शोर हो रहा है, कितनी तेज आवाज़ आ रही है। आपने डेक देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है डीबी, 50 डीबी, 100 डीबी, 120 डीबी। तो डीबी का शॉर्ट रूप है डेसिबल। तो डेसिबल से पता चलता है कि कितनी तेज ध्वनि या कितनी मंद ध्वनि आ रही है। तो वातावरण में ध्वनि नापने की इकाई है डेसिबल। कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। तो इसकी ट्रिक्स जरूर देखें, ऐसे याद नहीं होते हैं। सदिश की एक ट्रिक्स है हमारे पास और एक अदिश की ट्रिक्स है। कौन सदिश राशि है? वेग सदिश राशि है, ये ऐसे याद नहीं होंगे, हमने बोल दिया। इसकी ट्रिक्स हम आपको बता देंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या समान होता है? त्वरण समान होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? घनत्व परिवर्तित रहता है। और आप सभी जानते हैं बादल तैरते हैं घनत्व के कारण। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु तैरती है घनत्व के कारण। जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है वो वस्तु नीचे बैठ जाती है, जिस वस्तु का घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरती रहती है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है, माने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो यह जड़त्व का नियम कहलाता है। माने जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है और चल रही है तो चलती रहना चाहती है। इसे बच्चों अपन जड़त्व का नियम कहते हैं। यह न्यूटन की गति का पहला नियम। इन्होंने बच्चों 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। दूसरा नियम जो बच्चों संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनेमो जो है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायनेमो होता है, माने इसको अपन जनरेटर कहते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब बच्चों यहाँ बताती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटरें बदलती हैं, चाहे वो मोटर इलेक्ट्रिक कार में लगी हो, कोई भी मोटर हो, वह विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक काम करती है। और जो डी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो सबको पता है जो बैटरी हैं, सेल हैं, इनमें रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं और इनसे विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो जो सेलें होती हैं वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इसको ऐसे समझो, जब कभी भाषण होते हैं तो जो माइक लगा रहता है, माइक के पास वो बोलते हैं, तो माइक को बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा ध्वनि लेता है वो, और विद्युत में परिवर्तित करके फिर वो साउंड के द्वारा और तेज आवाज़ कर देता है। तो माने ध्वनि ऊर्जा लेता है। माइक्रोफोन क्या लेता है? पहले ध्वनि लेता है, फिर बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल के वो आवाज़ को अधिक कर देता है। सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन से और जर्मेनियम से। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है क्या हैं? अर्धचालक हैं। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। माने बर्फ पर जब जो खिलाड़ी होते हैं वो स्केटिंग करते हैं, तो जब बर्फ पर वो चलते हैं तो दाब अधिक होने के कारण जो है बर्फ पिघलती नहीं है, बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, इसलिए वो फिसलते नहीं हैं। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अपन को ये लगेगा कि जो बर्फ तैर रही है तो पानी का तल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप निशान लगा लेना, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का तल उतने का उतना ही रहता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर या 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। यहाँ ध्यान देना, पहले में मीटर लिखा हुआ है, दूसरे में किलोमीटर है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। माने जब उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, भेजे जाते हैं, अगर उनकी गति 11.2 किलोमीटर, माने एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर चलते हैं, तो वो अंतरिक्ष में चले जाते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। अब है झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाता है। ऐसे समझो, कोई लड़की झूला झूल रही है, आप वो बैठी है और आप उसको झूला झुला रहे हैं, तो उसको आप जरा सा गौर करना, लड़की जैसे ही झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूला जो जिस गति से चल रहा था वो गति कम हो जाती, मानो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेपर में या तो -4 लिखा रहेगा या +4 लिखा रहेगा। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ तो सिर्फ 4 ही लिखा हुआ है। -4 +4 लिख करके देते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो पानी का घनत्व जो है +4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, धन के 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, याद रखें आप। अच्छा, पानी का हिमांक कितना होता है? माने जमता कितने पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। उबलता कितने पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी आपको ध्यान रखना। पानी कैसा होता है? उदासीन होता है, माने इसकी जो pH है वो 7 होती है। पानी का सूत्र क्या है? H2O। अब वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं किस कारण से होती हैं? तो सतही तनाव के कारण होती हैं। वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार क्या होती हैं? वो सतही तनाव के कारण होती हैं। अब ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, इम्पोर्टेंट है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं।
आपको अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ध्वनि भी बच्चों क्या है, एक ऊर्जा है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस कारण से होता है? माने आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ आपको तेज़ आने लगे, माने वो पास आ रही है, सिंपल सी बात है, तो ये डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। बस डॉपलर ने पहले ये कहा था कि रेलगाड़ी पास आएगी तो सीटी की आवाज़ तेज़ आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन डॉपलर ने कहा था तो डॉपलर के नाम पर डॉपलर प्रभाव चलने लगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोनार का प्रयोग नाविकों के द्वारा होता है, जो एक देश से दूसरे देश में समुद्र के द्वारा लोग जाते हैं, जहाज़ के द्वारा जाते हैं, तो सोनार का वो प्रयोग करते हैं। सोनार से पता चल जाता है कि समुद्र कितना गहरा है। अब समुद्र में जहाज़ जा रहा है, अब पता चले नीचे पत्थर पहाड़ आ गया तो जहाज़ टकरा करके टूट सकता है, ठीक है, जैसे कि टाइटैनिक के साथ ही दुर्घटना हुई थी। तो वो सोनार के द्वारा बहुत दूर से ही पता कर लेते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। उस गहराई को कैसे नापते हैं, किस यंत्र से नापते हैं ये पता होना चाहिए, फेदोमीटर से नापते हैं। तो सोनार से बहुत सारे उपयोग हैं। कोई जहाज़ पानी में डूब गया, उसका पता भी सोनार से लगाते हैं। अधिकतर इसका उपयोग जो इंजीनियर होते हैं वो इसका उपयोग अधिक करते हैं। ध्वनि तरंगें किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण होती है। तो परावर्तन क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी से टकरावे वापस उसी माध्यम में लौट आवे तो क्या है, वो परावर्तन कहलाता है। तो ध्वनि टकराती है और वापस आती है, क्या है, परावर्तन है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। रेडियो का समस्वरण स्टेशन जो उदाहरण है वो अनुनाद का है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। इसको समझो, जो रडार लगे रहते हैं, ऐसे कि रडार आप कहीं से चालू कर दिया, अब कहीं अंतरिक्ष में कोई एरोप्लेन दिखा विदेश का, तो रेडियो जो उपकरण है उनसे किरणें जा रही हैं। अगर जैसे कोई हवाई जहाज़ दिखेगा अंतरिक्ष में, अपन को तो नहीं दिखेगा, बहुत ऊंचे होते हैं, तो वहाँ से किरणें उससे टकराएंगी और वापस आ जाएंगी और मशीन को एक सिग्नल दे देंगी कि अंतरिक्ष में कोई ना कोई है। तो परावर्तन हुआ ना, कोई चीज़ गई और वापस आई। तो रडार जो है परावर्तन पर काम करता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम बच्चों होती है ठोस में अधिक। लोहे में देखो 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। माने हमने कभी किताब में देखा था कि बहुत दूर रेलगाड़ी है, 10 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो अपने कान जो हैं आप पटरी पर लगा करके देख सकते हैं कि रेलगाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये गलत काम है, ऐसा करना नहीं है, लेकिन किताब में कभी हमने सुना था, ठीक है। तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक ठोस में होती है। और बच्चों पता है निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। जैसे कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति बात करते हैं तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ ध्वनि नहीं है, वहाँ पर वहाँ पर वायु नहीं है, तो ध्वनि वहाँ पर नहीं चल सकती। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, ठोस के बाद ध्वनि तेज काय में चलती है? पानी में, और पानी के बाद गैस में। वायु में ध्वनि का वेग ताप के घटने से घटता है, ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट भी है। हवा में ध्वनि का जो वेग है, ताप घटता है तो ध्वनि का वेग भी जो है घट जाता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा किस कारण से पतली होती है? क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व है वो अधिक होता है। जब तारत्व अधिक होता है तो आवाज़ पतली हो जाती है। तो स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व है वो अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? माने श्रव्य माने सुनना, माने सुनने वाली ध्वनि तरंगें होती हैं, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज को अपन श्रव्य ध्वनि कहते हैं, सुनने वाली ध्वनि कहते हैं, अपन सुन सकते हैं। अगर 20 से कम है तो उन्हें अवश्रव्य कहते हैं। अब मानो वैसे भी होता कम होना,
20 हर्ट्ज से कम है तो अपस्रव्य, 20 से 20,000 है तो श्रव्य, और 20,000 से ज़्यादा है तो पराश्रव्य। परा को माने होते कहते हैं बहुत अधिक। 20,000 से अधिक है आवृत्ति तो पराश्रव्य कहते हैं, याद रखें आप। आवृत्ति का मात्रक बच्चों क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, जिसको अपन HZ से भी अपन लिखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? ये है 332 मीटर प्रति सेकंड। माने आप जो बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो 1 सेकंड में आपकी आवाज़ कितनी चलती है? 332 मीटर चलती है। माने 3 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चल सकती है। कोई आपका दोस्त है 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, आप चिल्लाओ, यहाँ मोबाइल रख लो, वहाँ भी मोबाइल रख लो, ठीक है, तो मोबाइल में आवाज़ जल्दी पहुँच जाएगी। लेकिन आप जब बोलेंगे 1 किलोमीटर दूर तो 3 सेकंड बाद उसको सुनाई देगी, क्योंकि 332 मीटर चलती है 1 सेकंड में आपकी आवाज़। मानव शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इम्पोर्टेंट है। इसको सेल्सियस में कितना कहते हैं अपन? सेल्सियस में कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इम्पोर्टेंट है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक जैसे हो जाते हैं? तो -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो तापमान हैं, वो तापमापी जो हैं उनके मान जो उनमें दिखते हैं वो एक समान हो जाते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। माने कोई वस्तु गर्म है तो उसके अंदर जो अणु हैं वो गति कर रहे हैं। और आपको पता है, अगर -273 डिग्री सेल्सियस, माइनस बोल रहे हैं, अगर -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कर दिया जाए तो अणुओं की चाल जो है वो शून्य हो जाती है। इसे अपन परम शून्य ताप कहते हैं। किसे? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। तो वस्तु जितनी गर्म होती जाती है, उसके अणुओं की गति भी उतनी ही तेज होती जाती है। तो ताप किसका सूचक है? उनकी औसत गतिज ऊर्जा का। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्योंकि 0 से अपन गर्म करना शुरू कर रहे हैं तो अपन को 4 डिग्री सेल्सियस ताप मिलेगा, एक बार मिलेगा। और अपन ने याद किया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन जो है वो घटता है। अपन ने याद किया है, तो घटता है और फिर वो बढ़ता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप बता सकते तो बताने की कोशिश करें। न्यूनतम संभव ताप है, अभी हमने बोला था कि -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता ही नहीं है, इतना ही होता है लास्ट में, इतनी ही ठंडक हो सकती है। तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपन परम शून्य ताप भी कहते हैं। किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है, उस झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता। समझो, प्रेशर कुकर जो है उसको आपने बंद कर दिया, उसके अंदर जब आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो उबलेगा, उसके अंदर फिर भाप बनेगी, तो उससे क्या होता है, क्वथन जो है उबलना वो है अधिक ताप पर होने लगता है, उसके अंदर गर्मी अधिक उत्पन्न हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। तो क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा बहुत होती है, इसलिए उसे ज़्यादा जल जाते हैं। इतनी ज़्यादा आग से नहीं जलते हैं, भाप से बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, क्योंकि भाप में होती है गुप्त ऊष्मा अधिक। किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठोस कपूर से कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन। इम्पोर्टेंट है।
जैसे कपूर हो गया आपका, और एंथ्रासिन हो गया, और आपका नेफ्थेलिन हो गया, इनको जब आप गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं। ये जो पदार्थ हैं, हमने आपको 3 पदार्थ बताए, कपूर, एंथ्रासिन और नेफ्थेलिन, इन पर ही प्रश्न आता है, ध्यान रखें। तो इनको गर्म करते हैं, सीधे एक ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किससे? जो थर्मस फ्लास्क होते हैं बच्चों, उनमें पानी भर देते हैं तो गर्म का गर्म पानी रहता है, ठंडा का ठंडा पानी रहता है। चाय भर देते हैं तो गर्म की गर्म चाय बनी रहती है काफ़ी टाइम तक। तो ऐसा किससे होता है? तो थर्मस फ्लास्क क्या रोक देता है? वो संवहन रोक देता है, चालन भी रोक देता है और विकिरण भी रोक देता है, उपरोक्त सभी से। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। पारा माने मरकरी। इसलिए बच्चों इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। थर्मामीटर में किसका उपयोग करते हैं? पारा का। पारा कैसा होता है? एक द्रव धातु है। पारा माने मरकरी एक द्रव धातु है, और इसलिए यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। ऐसा भी प्रश्न बनता है आपका। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इसका उत्तर है आपका आश्रित पानी। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है बताओ? जूल है। अपन ने पहला ही प्रश्न देखा था। ऊष्मा का मात्रक और कार का मात्रक ये जूल होता है। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसे होती है? प्रकाश जो है तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति भी व्यवहार करता है। इसलिए तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है? तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। जबकि देखो ध्वनि चलती ही नहीं निर्वात में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें हैं एवं विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। प्रकाश कैसी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ व विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जबकि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्यान दें, ध्वनि यांत्रिक व अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहती है। माने जबकि अपन ने एक प्रश्न देखा था ध्वनि जैसा, बच्चे कंफ्यूज ऐसी तो हो जाते हैं। जब तापमान घटता है तो ध्वनि की आवाज़ क्या होती है? घटती है। तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ बना है कि माध्यम में तापमान में वृद्धि हो गई तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश की गति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे तापमान कम हो या अधिक हो, तो ये अपरिवर्तित रहता है तापमान पर। प्रकाश की गति तापमान पर कैसी? अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इम्पोर्टेंट। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला बहुत इंपॉर्टेंट हर बार आया है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका किस घटना का उदाहरण है? ये है प्रकाश का अपवर्तन। रेगिस्तान में मृगमरीचिका प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। और ध्यान देना आप यहाँ पर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकता है, टूटा हुआ कांच चमकता है, और पानी में जो बूंदें आपको होती हैं, हवा के द्वारा पानी में जो बूंदें होती हैं, हवा का बुलबुला जो होता है पानी में, वो चमकता है, वो भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है।
तो ध्यान इम्पोर्टेंट है, हीरा का बहुत पूछते हैं। एक आपके के पेट की जांच होती है, उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं, वो भी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन है। ध्यान देना, ये पूछा गया, बता दिया हमने आपको। अंतरिक्ष नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब है आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? अभी अपन ने चर्चा की थी, प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक कम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है। और अपवर्तन अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। न्यूनतम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का होता है। मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल भी हो सकती है, तो जो साइड ग्लास होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ध्यान देना, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड ग्लास होते हैं उनमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण? तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है अवतल दर्पण। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अवतल दर्पण लेते हैं। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन से चश्मे, माने चश्मे में कौन सा वो लेंस लगाते हैं डॉक्टर्स? तो अवतल लेंस। निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा हो तो प्रतिबिंब बनते हैं 5। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा के समय, आप देख सकते हैं इंद्रधनुष को, वर्षा के समय इंद्रधनुष बनता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। ध्यान दें, आप जितने भी लंबे हैं आप अपनी लंबाई नाप लें और अपनी लंबाई से आधी लंबाई का आप समतल दर्पण लाएं, अपना पूरा उसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो 1.5 का आधा कितना होगा? 0.75 मीटर। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप इसी तरह वीडियो हमारे देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आपके लिए हम एक पार्ट लेकर के और आएंगे, उसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आप केमिस्ट्री की भी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बायोलॉजी की भी देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं परीक्षा बहुत अच्छी बड़ी परीक्षा है, बहुत अच्छी परीक्षा है। इसके द्वारा आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं। तो इस परीक्षा की तारीफ़ जितनी करें बच्चों वो उतनी कम है। तो आपको देखो बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, सभी छात्रों को इसका फार्म ज़रूर भरना है। अब आपके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ ज़्यादा पैसे लगते भी नहीं हैं, 50 या 100 रुपये उसमें लगेंगे आपके फॉर्म भरने में।
इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी करो कि सर हमें ये समस्या है, जो भी समस्या होगी और हमसे जो बनेगा वो हम आपके लिए उस समस्या के निदान के लिए प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।